हेलो। आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? तो गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे सभी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे बात करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, ईआर। तो इसका स्ट्रक्चर पे बात कर लें पहले कि ये होता क्या है। ये सेल का ऑर्गेनेल्स है, एक काफ़ी काम का ऑर्गेनेल्स है। तो इस पर बात करते हुए देखते हैं क्या है ये। देखिए ये क्या होता है, इसका आर ई आर होता है। ये इसे बोलते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। ध्यान रखो, एक चिकना होता है और एक खुदरा होता है। तो ये खुदरा होता है और ये वाला जो स्मूथ होता है वो चिकना होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ है तो एस ई आर बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, आर ई आर बोलते हैं। ठीक, ये राइबोसोम्स होते हैं जो पॉइंट से इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये बीच वाला क्या न्यूक्लियस है और ये क्या होता है जो साइड पे दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियर इवेलुप होता है। ठीक, तो हम एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं कैसे ये काम करता है। एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम की जो खोज थी वो की थी के आर प्रोटर ने। के आर प्रोटर ने कब की थी? 1945 में। ठीक है, इसमें और भी साइंटिस्ट हैं जो आपको किताबों में आते हैं, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा बाद में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, के आर प्रोटर ने 1945 में इसकी खोज की। इसे न्यूक्लियो मेमोरिन से साइटोप्लाज्म का सेल मेमोरी तक फैली होती है। इसे ऐसे समझिएगा, ये क्या है, ये सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये यहां से कहां तक, ये यहां तक फैली होती है इस तरीके से। मैमल्स और रेड ब्लड सेल आरबीसी की सेल को छोड़कर नॉर्मली ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। जो बैक्टीरिया एवं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इनमें इसका क्या होता है, अभाव होता है, प्रेजेंट इसमें भी नहीं होती है। ठीक, लिपोप्रोटीन की ये डबल यूनिट मेमोरीज से बनी होती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसकी जो आकृति होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की, 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहले को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ये क्या है, लंबी चपटी शाखी, शाखाएं जैसे पेड़ की होती हैं उसी तरीके से क्या है, शाखी नलिका के रूप में एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती है। जैसे आपको ये देख पा रहे हो, जो इसके ऊपर पॉइंट लगे हुए हैं ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। ये क्या है, सिस्टर्नी। अगला जो होता है इसे बोलते हैं वेसिकल। ये अंडाकार या लगभग गोल रचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं ये वेसिकल्स? ये अंडा शेप में है इस तरीके की। और अगला होता है ये टिबुल्स। टिबुल मतलब टीप जैसी नलिकाएं होती हैं, छोटी सपाट शाखिन एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये क्या है, बिना सुवर्ण करने वाली में पाई जाती हैं। इनका जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक, इसका जो फंक्शन है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीकेविड्स। जो सीकेविड थे एंड दूसरे साइंटिस्ट थे पैलेंट। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1966 के अनुसार साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म में क्या है, पहले से ही ग्रेन्युलर कणिकामय ईआर, इसके पश्चात इसके क्या है, अकणिकामय एग्रेन्युलर ईआर का निर्माण होता है। इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे ईआर के जो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे तो ये क्या है, एक्टिविटी के आधार पर, इसकी उसकी एक्टिविटी के आधार पर ईआर को क्या है, 2 पार्ट में बांटा गया। पहले का नाम क्या था, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसे क्या बोलेंगे, कणिकामय एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इस प्रकार के जो ईआर थे इसमें क्या है, आउटर सरफेस थी। जो आउटर सरफेस में क्या है, राइबोसोम के जो कण लगे होते हैं,
जो उसकी खुदरी लेयर थी उसमें क्या है, राइबोसोम्स के कड़ लगे होते हैं इस तरीके से, जिसके कारण इसकी सतह क्या है, खुदरी होती है। खुदरी सतह रॉक सरफेस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो भार की सतह से संबंधित होती है। इसके जो राइबोसोम्स हैं के कड़ पाए जाते हैं जो इस तरीके से, और कड़ यही कारण है कि सतह के रूप में प्रोटीन सिंथेसिस करती है। इसकी जो प्रेजेंट देखेंगे ये कहाँ उपस्थित होती है, तो जो कड़िकाएं होती हैं कड़िकामय ईआर उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जहां इसमें क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण अधिक होता है। क्या होता है, ये कहां पाई जाएगी, जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण अधिक होगा, जैसे लिवर सेल्स में, पैनक्रियाटिक सेल्स में, और क्या है, प्लाज्मा सेल। तो इसमें क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा पाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं अकड़िकामय, इसे क्या बोलते हैं, एग्रेन्यूलो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो ईआर होते हैं इसकी जो मेमोरी होती है उस पर राइबोसोम्स क्या है, नहीं होते हैं। ये क्या है, स्मूथ होता है। जो स्मूथ होती है इस मेमोरी, चिकनी सतह स्मूथ सरफेस में क्या है, कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है की ओर लगी होती है। इस सतह से संबंधित क्या है, गोल्जी बॉडी से होती है। इसकी जो प्रेजेंट होती है उपस्थिति की बात करें किसकी, एग्रेन्यूलर की, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कड़िकामय। ईआर जो होता है उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें लिपिड हार्मोन्स, क्या क्या, लिपिड और हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। ठीक, जैसे किस किस में इसका सिंथेसिस होता है, एडिपोज सेल्स, स्पर्मेटोसाइट सेल, ल्यूकोसाइट सेल, और क्या होता है ये, इंटरेस्ट्रियल सेल्स। तो इन सारी सेलों में क्या पाया जाता है, एग्रेन्यूलो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या फिर हम इसे कह सकते हैं एग्रेन्यूलो ईआर। ठीक, इसके बाद अगर इसे देखें तो इसका जो मॉडिफिकेशन है ईआर का वो कैसे काम कर रहा है। तो जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, जो ईआर है मॉडिफिकेशन है, वो कैसे काम करता है, सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिक्यूलम है उसकी जो उपस्थिति होती है, प्रेजेंट होती है, वो किस तरीके से काम कर रही होती है। इसमें क्या है, ये रेखित स्ट्रेटेड एवं हृदय पेशियां कार्डिक मसल्स के एग्रेन्यूलर्स ईआर में क्या होता है, रूपांतरित रूप से क्या है, इसकी जो खोज थी सर्वप्रथम किसने की थी, वेरिटी, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी। यह क्या है, प्रत्येक जो मसल्स होती हैं सेल्स, सार्कोप्लाज्मा और टिब्यूल्स, ये जो सेल हैं वे क्या है, जालक नेटवर्क जैसी बनी होती हैं, जो कि क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल और ब्रांचेड होती हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे देखी है आपने इस तरीके की। इसके जो कार्य होते हैं, फंक्शन क्या है, ये कार्य क्या है, पेशी कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक और मायोफिब्रिल्स जो होती हैं, एक्टिन्स, मायोसिन, क्या क्या होता है, कंट्रैक्शंस होता है, संकुचन के समय क्या है, एनर्जी एटीपी का वितरण करने में सहायक होती हैं ऐसी सेल। सेकंड नंबर अगर हम इसका देखें, आर्गेस्टोप्लाज्म में क्या होता है, ये कोश का साइटोप्लाज्म, ये बार बार टर्म आ रहा है, साइटोप्लाज्म आप समझ पा रहे होंगे, सेल के ऊपरी हिस्सा जहां पर क्या है, ईआर प्रेजेंट होता है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ईआर प्रेजेंट होता है, तो ये वाला पार्ट को ही क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म।
और ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कुछ निश्चित फिलामेंट होते हैं उसके कि नलिकाकार टेबुल्स स्थान होते हैं जो कि बेसिक डाई के द्वारा स्टेन कर लेते हैं। इनका जो नाम होता है एग्रोस्टोप्लाज्म। जो एग्रोस्टोप्लाज्म में सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैनियर ने 1899 में दिया था इसका नाम। जो नर्व कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स, ये क्या है, स्थान मिसाल की बॉडी होती है जो नेसल बॉडी कहलाती है। आर्गेस्टोप्लाज्म के सदैव क्या होता है, राइबोसोम संलग्न रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं उससे। अगला जो आता है उसे बोलते हैं माइलॉइड बॉडीज। जो माइलॉइड बॉडीज है ये क्या है, एक साइंटिस्ट थे पॉटर एंड यामेंड। जो यामेंडा था, यामेंड जो साइंटिस्ट थे उनने 1960 में के अनुसार जो एग्रेन्यूलर ईआर था, एग्रोन्यूलर ईआर था जो नेत्र में रेटिना क्या है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, उसकी जो एपिथेलियल सेल्स में पाई जाती हैं, ये बताया। ये क्या है, प्रकाश की संवेदन, जो लाइट सेंसरी स्थान होते हैं उसके जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट समझे, कलर माइग्रेशंस को क्या है, कंट्रोल करता है। माइक्रोसोम्स की बात करें तो ये माइक्रोसोम क्या कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही पार्ट्स हैं ये कोशिका सेल में क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में पाए जाते हैं जिनकी सतह पर क्या है, राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं, ठीक है, संलग्न रहते हैं। या माइक्रोसोम्स नाम क्लाउड ने 1951 में दिया था। इसमें आरएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा इसकी जो सतह होती है वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया से अधिक तेजी से पाई जाती है। अगर हम इसकी एंडोप्लाज्मिक एंजाइम की बात करें, एंजाइम रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो ईआर है मेमोरी में क्या है, अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका के संश्लेषण, जो सेल की सिंथेसिस एक्टिविटीज में क्या है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम निम्नलिखित हैं, जैसे सिस्टेरेज, अगला आता है एनएडीएच, साइटोक्रोम सी रेड्यूटेज, अगला आता है एनएडीएच डाइफास्फेटेज, अगला है ग्लूकोज 6 फास्फेट, अगला है मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज, अगला है न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज। तो ये कुछ एंजाइम हैं जो सेल में एंजाइम हैं जो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईआर के फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये फैक्ट्रिक एसिड का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ फैक्ट्रिक एसिड। ठीक, अगला क्या करता है, ये एरिल तथा एस्टिरॉइड सल्फेट सिंथेसिस संश्लेषण, इसमें क्या है, सिंथेसिस ऑफ एरिल एंड स्टेरॉइड सल्फेट। स्टेरॉइड जैसे कोलेस्ट्रॉल का भी संश्लेषण करता है, ये स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल का भी संश्लेषण करता है या सिंथेसिस करता है। यूडीपी यूरोनिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ यूडीपी यूरोनिक एसिड, यूडीपी ग्लूकोज में का क्या है, डिफॉस्फो
रिलेशंस में क्या है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। डी यूडीपी ग्लूकोज जो डी फास्फो रिलेशंस होता है उसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम इसके फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम की बात करें, किसकी, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो इसमें क्या है, इंट्रासेलुलर इंपल्स होती हैं जो कंडक्शंस ऑफ इंट्रासेलुलर इंपल्स, इसमें क्या है, पोर्टर्स ने 1956 में 1956 के अनुसार ईआर की मेमोरिन के चारों ओर आयनिक जो आयनिक ग्रेडियंट होते हैं उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स की जो प्रेजेंट रहते हैं, जिससे क्या है, मसल्स के जो भारी स्तर होता है, मसल्स का जो भारी स्तर होता है एवं से भीतरी भाग में क्या है, इम्पल्स को कंडक्शंस करता है। अगला क्या है, इसमें फंक्शन की बात करें, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में क्या है, ईआर प्रत्येक कोशिका के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेनेट ने 1966 के अनुसार प्रत्येक कोशिका के अंदर आने तथा उसके बाहर जाने के लिए अणुओं तथा आयनों के लिए ईआर की एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होती है की तरह कार्य करता है। तो ईआर क्या कर रहा है, जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है, एक मैकेनिज्म के रूप में, क्रियाकलाप के रूप में काम करता है ट्रांसपोर्ट में। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस की देखें इसका, तो जो ग्रेन्युलर होते हैं, ग्रेन्युलर ईआर हिंदी में कहते हैं कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो मेमोरी है, राइबोसोम्स की सतह पर क्या होता है, राइबोसोमल सरफेस के जो न्यूक्लियर एमआरएनए का जो निर्देशन होता है उसमें क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और क्या है, एटीपी का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अंत में कोश की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का क्या है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हेतु वास्तविक स्रोत में क्या है, एटीपी होते हैं, जिसका गठन ऑर्गेनाइजेशंस ईआर होता है। अगर इसकी यांत्रिक अवलंबन की बात करें, मैकेनिकल सपोर्ट, तो इसका जो मैकेनिकल सपोर्ट है ईआर का, वो क्या है, ईआर कोशिका के सेल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है उसका, उसमें क्या है, स्केलेटन जो फ्रेमवर्क होता है, स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी को जो एक ढांचा प्रदान कर रहा है वो कौन कर रहा है, स्केलेटन सिस्टम, हड्डियां प्रदान कर रही हैं। उसी तरीके से जो सेल है, सेल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो कौन कर रहा है, ईआर वहां पे फ्रेमवर्क की तरह प्रदान करता है, जो क्या है, कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, को क्या है, यांत्रिक अवलंबन प्रदान करता है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है ये। अगला क्या कर रहा है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एंजाइम क्रिया एवं कोश की अपापचय के लिए। जो कोशिका में, कोशिका मतलब सेल में ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विभिन्न क्या है, एंजाइमेटिक क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के लिए पर्याप्त सतह प्रदान करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस को देखें इसका, ईआर का, तो इसमें क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं में जैसे एमआरएनए को न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, स्थानांतरित करने के बाद करने में ईआर क्या है, हेल्प कर रहा है। तो ईआर के डिफरेंट फंक्शन है। अगला 8 नंबर फंक्शन की बात करें हम, तो इसमें क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेंस मेटाबॉलिज्म
ग्लाइकोजन संचित मतलब स्टोर करने वाली जो लिवर्स कोशिकाएं हैं, हेपाटिक सेल्स हैं, का क्या कर रहा है, एग्रेन्युलर ईआर ग्लाइकोजन्स मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है। नमा इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें क्या है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली मेमोरी, जो सेल के अंदर जो मेमोरी उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसकी जो संरचना है, जैसे न्यूक्लियो मेमोरी और गोल्जी बॉडीज का निर्माण ईआर से ही होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और क्या पढ़ा, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये भारी कला थी जो एक्सटर्नल मेमोरी सपाट की चिकनी होती है, अर्थात इन पर क्या है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो चिकनी होती है इसलिए उस पर राइबोसोम नहीं पाते हैं। ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेती है, और इसमें क्या है, राइबोसोम भी उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक, एब्सेंट होते हैं राइबोसोम, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये पार्टिसिपेट नहीं करती। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या कर रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती है। ठीक, राइबोसोम पाए जाते हैं इसकी सतह पर, और ये जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है ये क्या होती है, खुदरी होती है। ठीक, वही फंक्शन में हमने क्या देखा, और भी कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कोशिका द्रव्य जो तंतु है प्लाज्मोडेस्माटा के लिए क्या है, सेल द्वारा एक को दूसरी से संबंधित रखने में मदद करती है। ठीक, दूसरा ये सेल के जो कंकाल हैं, स्केलेटल सिस्टम है जो इसका स्केलेटन, उसकी भांति क्या है, कार्य कर रही है, ये हमने देखा था उसमें। और क्या कर रही है, इसे यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, सेल डिवीजन के तरल को निश्चित करती है, यह जेनेटिक सब्सटेंस में क्या है, अभिगमन में हेल्प करती है, और क्या कर रहा है, सब्सटेंस के अंदर बाहर जाने को कंट्रोल करती है। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट फंक्शन लिखे हैं, उनको ना देखते हुए केवल आप इनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला क्या है, ये सेल वॉल एंड सेल डिवीजन के बाद मेमोरीन के फॉर्मेशन में वर्क करती है। तो आप केवल ये चीजें बीच में स्किप करनी है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ केमिकल, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक हमने बताया, ये स्ट्रक्चर ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आप इसे स्किप कर देंगे तो डायरेक्ट आप कहाँ आ जाएंगे, ये सब छोड़ते हुए इन चीजों को अगर आप साइड कर देंगे यार, तो उसकी जो बेसिक मैंने बताए थे मेन फंक्शन, उनको आप स्किप कर देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो इसके ये फंक्शन थे, केवल ये वाले फंक्शन को आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर था ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद डायरेक्ट आप इसके ये फंक्शन ना देखते हुए अगर आप शॉर्ट ये पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल में आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, और ये नहीं अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके डायरेक्ट स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके इसके ये फंक्शन कंप्लीट करके ये आपका शॉर्ट नोट्स के थ्रू बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और चैनल पे लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भेजें। ये जो मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ ये आपके नीट, नेट और बायोलॉजिकल जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।